Hello class 8 students. Today we will discuss some more concepts of lesson tribals, Dikus and the vision of a golden age. And here we will start with what happened to the shifting cultivation. The British were uncomfortable with groups who moved about and didn't have a fixed home. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue resource for the state, so they introduced land settlements. यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो उन ग्रुप्स से जो कि ट्राइबल से और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उनका फिक्स्ड होम नहीं था, उनसे वो दे वर नॉट हैप्पी विद देम. दे वांटेड ट्राइबल पीपल टू सेटल डाउन. वो चाहते थे कि वो ट्राइबल पीपल सेटल्ड हो जाएं, एक जगह रहें और पीजेंट कल्टीवेटर बन जाए, मतलब किसान बन जाए. जो सेटल्ड पीजेंट्स होते हैं, जो किसान हैं, दे वर easier to control and administer. उनको कंट्रोल करना और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान होता है, बशर्ते कि जो दूसरे लोग हैं जो कि हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. अब जब वो पीजेंट्स और खेती करेंगे तो वो रेगुलर रेवेन्यू भी देंगे, टैक्स भी देंगे और उससे ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू भी मिलेगा. दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट. सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स. कुछ जो पीजेंट्स थे, किसान, उनको उन्होंने लैंड ओनर्स कहा, जो उस जमीन के मालिक थे, और कुछ जो थे वो वहां पर वर्क करने वाले थे. द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर्स. जो टेनेंट्स थे, किराएदार थे, उनको दे हैव टू पे द रेंट टू द लैंड ओनर्स. उनको उस लैंड का किराया देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता हूँ. इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट. वो जो लैंडलॉर्ड थे वो रेवेन्यू या टैक्स देते थे स्टेट को. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. ब्रिटिश का जो कोशिश थी कि वो झूम कल्टीवेटर्स को, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनको सेटल करे, ये सक्सेसफुल नहीं हुई. सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्carce and the soil is dry. In fact, झूम cultivator also took to plow cultivation often suffered since their fields did not produce good yield. So the Jhum cultivator in Northeast India insisted on continuing with their traditional practices. जो उनकी ट्रेडिशनल, जो पुराने समय से चली आ रही जो व्यवस्था थी, जो उनकी कोशिश थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के खेती करते थे, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उन्होंने वो कंटिन्यू रखी. और क्योंकि कई जगह पानी की कमी होने के कारण, सॉइल ड्राई होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और उनकी जो फील्ड से दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड यील्ड, उनसे खेती की पैदावार ज़्यादा नहीं हो रही थी. तो धीरे धीरे उन्होंने अपना पुराना तरीका ही अपना लिया. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. फॉरेस्ट कानून और उनके प्रभाव. द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल, एज यू हैव सीन, वाज directly connected to the forest, so changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो उनकी जो लाइफ थी वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड थी, वो जंगलों से कनेक्टेड थी. सो चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट जंगल के कानूनों में अगर कोई बदलाव लाया जाता था तो वो उसका एक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था ट्राइबल पीपल की लाइव्स पर. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट. ब्रिटिशर्स ने अपना जो कंट्रोल था वो जंगलों में दूर तक फैला लिया और उन्होंने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया. Some forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. और कुछ जो जंगल थे उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट मान लिया गया, संरक्षित घोषित कर दिया गया,
क्योंकि उनसे उनको ब्रिटिशर्स को लकड़ी प्राप्त होती थी जो कि ब्रिटिश को चाहिए थी. In these forest peoples were not allowed to move freely. यहाँ पर इन जंगलों में जो पीपल थे, लोग थे, उनको घूमना अलाउड नहीं था. दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन. वो झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, और इवन वो फ्रूट्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते थे, और हंट एनिमल्स, शिकार भी कभी नहीं कर सकते थे. हाउ वुड झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन में वो कैसे सर्वाइव करते? Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. और इसलिए कई लोग दूसरे एरियाज में शिफ्ट हो गए काम और अपनी जीविका की तलाश में. But once the British stopped the tribal people from living inside the forest, they faced a problem. From where would the forest department get labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? अब उन्हें भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि अगर ट्राइबल पीपल सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं और वो दूसरी जगहों की ओर चले जाते हैं, तो कहाँ से उन्हें लोग मिलेंगे, जो कि मजदूर मिलेंगे, जो कि ट्रीज को कट करेंगे रेलवे स्लीपर्स के लिए, और जो लॉग्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे. Therefore, colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department to look after the forest. कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे ब्रिटिश कंपनी के, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, हल निकाला, कि उन्होंने कहा कि जो झूम कल्टीवेटर है उनको छोटे छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे दिए गए फॉरेस्ट में, और उनको वहां पर कल्टीवेशन, कृषि को उपजाने के लिए अलाउड कर दिया गया. जो लोग वहां पर कृषि करेंगे वो उन गांव में जो रहने वाले लोग होंगे उनको लेबर या श्रम देना पड़ेगा. किसको? मजदूरी करनी पड़ेगी उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और उनको फॉरेस्ट को देखना पड़ेगा. सो इन मैनी रीजंस इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस, और जंगल में विलेजेस, गांव स्थापित होगी टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर. और वो कौन सा लेबर था वहां पर प्रोवाइड हो रहा उनको, जो कि दैट वाज वेरी चीप. Wherein many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rule, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने इस कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ का, कॉलोनियल फॉरेस्ट जंगल के कानून का विरोध किया. दे डिसऑबेड द न्यू रूल्स, उन्होंने उनको नहीं माना, और उन्होंने वो उन्हीं प्रैक्टिसेस को करते रहे जो कि इलीगल थी, मतलब गैर कानूनी थी, और कई बार वो विद्रोह पर भी उतर आए. Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam, and the forest satyagraha of the 1930s as in the central provinces. The problem with the trade. During the 19th century, tribal groups found their traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. 19th century में के दौरान क्या हुआ कि ट्राइबल जो पीपल थे, जो ट्राइब्स, आदिवासी लोग थे, वो दे फाउंड देयर, उन्होंने ये पाया कि ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, व्यापारी और जो मनी लैंडर्स, जो पैसा उधार पर देने वाले, जो बनी कह सकते हैं हम उनको, वो फॉरेस्ट में आते थे, और दे वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस. वो चाहते थे कि वो फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट में जो उगता है, जो कि वो बेचते थे ये आदिवासी, उनको वो खरीदें, ऑफरिंग कैश लोन्स, और उनको लोन भी दे रहे थे, ऋण भी दे रहे थे जो कि कैश में होता था, एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनको कह रहे थे कि वो काम करें मजदूरी के लिए. It took tribal groups some time to understand that consequences of what was happening.
क्या हो रहा है ये और उसके क्या परिणाम होंगे, इसको समझने में उनको थोड़ा समय लगा. लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स. In the 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and exported from India increased rapidly. सिल्क ग्रोअर्स का हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं. 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि भारत का जो सिल्क था वो उसके यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क, जो भारत का जो सिल्क था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और दैट वाज हाईली वैल्यूड. उसकी जो वैल्यू थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ रहा था. और जैसे जैसे मार्केट expanded, East India Company officials tried to increase silk production to meet the growing demand. जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और ताकि कि वो ग्रोइंग डिमांड जो बढ़ती जा रही थी उसको वो पूरा कर सके. हजारीबाग इन प्रेजेंट डे Jharkhand was an area where the Santals reared silk cocoons. यहाँ पर हजारीबाग जो एरिया है बिहार में अभी, वहाँ पर संथाल जो थे वो काकून को रियर करते थे, पालते थे, काकून बनाते थे, या फिर कह सकते हैं कि उनको पालते, मतलब काकून सिल्क वर्म को वो पालते थे और उससे काकून के साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिल्क बनाते थे. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loan to the tribal people and collected the cocoons. वो ट्राइबल पीपल को लोन दे करके वो cocoons को कलेक्ट करने के लिए कहते थे. The growers were paid ₹3 to 4 for 1,000 cocoons. 3 से 4 उनको रुपया मिलता था cocoons के लिए. Later we will study